डिजिटल रेडियो पर हमारे साथ कलाकार की बात में मौजूद हैं अभिनेत्री कामना सिंह। श्रोताओं, थैंक यू। आप सभी को वर्ल्ड रेडियो डे की बहुत बहुत शुभकामना। और आज के आयोजन का खास ख्याल रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमने ये जरूरी समझा कि आज कुछ तो खास किया जाना चाहिए। और शतदिल रेडियो की इतनी तो भूमिका होनी चाहिए कि किसी एक कलाकार को यहाँ पर इस पटल पर हम लेकर के आए, उनकी जीवन यात्रा, उनके अब तक के अनुभवों के बारे में जानें। और इसी के साथ हम वर्ल्ड रेडियो डे यानी कि विश्व रेडियो दिवस को सफल भी बनाएं। और कलाकार की बात इससे, और मैं आपको बता दूं, कलाकार की बात की शुरुआत आपसे कर रही हूं मैं, कामना। इसका जी इससे जी, पहले मैंने कवि की बहुत बात बहुत धन्यवाद या जी जी। जी। तो विश्व रेडियो दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसे 2011 में यूनेस्को ने घोषित किया था ताकि रेडियो की वैश्विक पहुंच और प्रभाव, इन दोनों को सम्मान दिया जा सके। सभी श्रोताओं को कामना सिंह जी के बारे में बताते हुए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि सतना मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करती हैं और अपने जी सपनों को साकार करने के लिए मुंबई नगरिया में आप की तरफ आपने रुख किया है। थिएटर, जी जी, टीवी, यस यस। सिनेमा, तीनों माध्यमों में आप सक्रिय हैं। एकल नाटक रास बिहारी टिकट कलेक्टर की अभिनेत्री एवं निर्देशक। मंच अभिनय में गहराई और अनुशासन के लिए आप जानी जाती हैं। विविध धारावाहिकों और रचनात्मक परियोजनाओं में आपने सहभागिता दी है। कला को साधना मानकर निरंतर प्रयोग करने वाली कलाकार कामना जी का हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते कामना जी। नमस्ते। ओह थैंक यू। तो थैंक यू प्रज्ञा जी, तो आपने तो जी। जी, आज आप हमारे दर्शकों से रेडियो के महत्ता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड रेडियो डे है और आज मैंने कलाकार की बात यहाँ शुरू की है। तो शायद आप इस पर अपने सतना से कुछ यादें और बचपन से कुछ यादें लेकर के आना चाहें इस पटल पर, उन दिनों से रेडियो को लेकर, या फिर कोई ऐसी बात जो आप शुरुआती चरणों में हमारे दर्शकों से साझा करना चाहती हूँ। मतलब रेडियो तो मतलब पहला माध्यम ही रेडियो है, तो वो हम उस टाइम पे टीवी टेलीविजन या हम छोटे थे तो हम रेडियो में ही सुनते थे। वो चाहे न्यूज हो, चाहे वो गाने हो, जो भी हो, सिर्फ रेडियो ही माध्यम। हमें मैं थोड़ी ग्रो कर रही थी तो मुझे याद है कि रेडियो ही बजते थे घरों में, लोग लेके मतलब एक हमारे लिए मतलब रेडियो की शुरुआत बाद में इतनी सारी चीजें आ गई, आज सोशल मीडिया, आज ये सब कुछ है। तो रेडियो तो बहुत हमारा बहुत वो बेसिक था, बहुत सही बात कही आपने। हाँ अ, है। जब और आप अपने उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो यही कहेंगे कि सभी को रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपके दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, और आपको भी। जी, कामना, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप बतौर कलाकार आपने ग्रो किया है अपने दम पर, आज आप मुंबई में हैं। और हाँ, एक समय था जब आप छोटी बच्ची थी, सतना में थी, अपने पेरेंट्स के आंगन में खेला करती थी। तो स्कूली सफर पे अगर हम आपके पहुंचे, तो ये बच्ची जो आज एक सफल अदाकारा बनने की यात्रा पर है, इस बच्ची में वो कौन से बीज थे जिसने आज उसे एक एक्ट्रेस बनाया? हम्म। जब मैं कहूँ, मैं अपना परिचय लूं कि मैं मध्य प्रदेश सतना से हूँ, तो आपने मुझे दे चुकी है, बट सतना में भी एक छोटा सा गांव है। एक्चुअली मैं वहां से बाद में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन मेरा बचपन, कुछ बचपन मेरा, मुझे लगता है 7th क्लास तक तो मैं गांव में पढ़ी हूँ। उसके बाद हम शहर में शिफ्ट हुए। तो मेरी गांव से बहुत यादें हैं, मेरी स्कूलिंग है वो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस टाइम पे कभी कुछ ऐसा था कि मैं क्या बनने वाली हूँ, मुझे नहीं पता। बिकॉज का सबसे बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ पे हमें इवन टीवी, हम छोटे थे तो हमें टीवी देखना अलाउड नहीं था। बहुत डांट मिलती थी, टीवी के पास नहीं बैठ सकते थे। हमें सिर्फ एक संडे को कृष्णा या ऐसे कुछ धारावाहिक देखने को उस टाइम पे मिलते थे।
तो कभी कुछ ऐसा नहीं था, बस पढ़ रहे थे। और जब मैं सतना में हम लोग शिफ्ट हो गए, और उस टाइम पे ऐसा लगा कि ज्यादा टीवी देखना, फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ने, लोग फिल्में लोगों को देखना, सॉन्ग्स, तो कुछ ऐसे लगने लगा कि हम भी ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे कि मैं एक्टर बनूंगी, मुझे एक्टर बनना है, या मेरा कुछ ड्रीम था बचपन से कि मुझे एक्टर बनना है। हाँ, मुझे सिंगिंग करने का जरूर ये था, क्योंकि मेरी माँ सिंगर सिंगिंग गाती की थी। बात की आपने, तो एक एक्ट्रेस के लिए ऐसा समझा जाता है कि उसे सिंगर भी होना चाहिए, उसे डांसर भी होना चाहिए, और ये सारी चीजें। तो क्या आपने किसी प्रोफेशनल स्कूल ऑफ सिंगिंग में कभी एडमिशन लिया था बचपन में? हाँ, मैंने लिया था, मैं प्रभाकर कर रही थी शास्त्रीय संगीत से, पर छोड़ दिया जब बॉम्बे आई तो छोड़ दी। तो ये एक्चुअली ये बहुत बड़ी कहानी है, जिसे हम इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरी जो अपनी बिल्कुल। लाइफ है, जो मैं हाँ। बताऊंगी, वो मैं अपने बचपन से या फिर यहाँ तक का जो मेरा सफर है, तो मतलब ये इतना बहुत ही अपने आप में एक पूरी बहुत बड़ी, बहुत लंबा संघर्ष कहानी है उससे। एक संघर्ष की यात्रा पर जब हम आते हैं तो आपको जहां से मैंने जानना शुरू किया तो वो तो एक नाटक था, और ये सुप्रसिद्ध लेखक अशोक मिश्र जी के नाटक का अशोक निर्देशन मिश्रा जी। आपने किया, उस पर आपने हाँ, अभिनय किया, और हम चित्रनगरी संवाद मंच पर मिले थे जो गोरेगांव पश्चिम में, चित्रनगरी। यस। वहां पे हम मिले, तो वहां से हमारी हमारी पहचान वहां से हुई। तो यस। इस नाटक तक आने वाली जो कामना सिंह चंदेल हैं, वो मुंबई शहर जो आई, तो अपने एक संघर्ष को सतना में एक संघर्ष जीत करके मुंबई में एक नए संघर्ष में आई थी। और हमें जो कामना मिली वो तो एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है जिसने जीत लिया है बहुत हद तक अपने भय को और अपनी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज को। तो हमें बताएं कि आज जो एक लड़की छोटे शहर से मुंबई की ओर रुख कर रही है, अपने शहर में उसकी क्या चैलेंजेस हैं, फिर मुंबई में जब वो आती है तो उसकी क्या चैलेंजेस हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि मतलब मेरी लाइफ हमेशा चैलेंजिंग वाली रही है। मेरा बचपन जो भी जितनी मेरी यादें होंगी वो अच्छी थी, उसके बाद से जीवन बिल्कुल चेंज हो गया। पता नहीं मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ या नहीं, बट जब मेरे फादर नहीं रहे तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती। फिर वो बच्चों का बचपना बहुत कम वो अपना जी पाते हैं। तो मेरे साथ भी शायद ऐसे ही था कि हम फादर के बिना लाइफ मतलब ऐसी होती है। ओके, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें काम भी करना है। मैं छोटी थी, मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और मैं जॉब भी करती थी, पार्ट टाइम जो भी था काम कर रही थी, क्योंकि हमारी फैमिली में मतलब मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ करना है। मेरी मदर को जब मैं देखती थी वो अकेली है, मेरे फादर नहीं है। और तो वो सब करते हुए मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब मैं सिंगिंग के लिए बोलती थी मम्मा मुझे करना है, तो उन्होंने मुझे एडमिशन के लिए परमिशन दे दिया। तो मैं जाती थी सीखने, बट मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं बन पाई। और वहां पर एक कहीं पे मैं न्यूज पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें मैं बहुत सारी ट्राई कर रही थी जॉब के लिए। जैसे मुझे एंकरिंग बहुत पसंद थी, जब मैं देखती थी एंकर को न्यूज एंकरिंग करते हुए, तो मुझे लगता था मुझे भी ऐसे बने। मैं बहुत छोटी थी, 17 16 ईयर, तो ओल्ड। तो मैं उसमें न्यूज में देखती रहती थी कि फिल्म में एडमिशन एक्टिंग सीखने के लिए। तो मेरा वहां से इंटरेस्ट शुरू हुआ कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ। टीवी में आते थे, यहाँ पे जाके ऑडिशन जब दी स्कूल में, कॉलेजेस में थी तो आप वहाँ पार्टिसिपेट ये करती स्कूल थी? टाइम की बात है, ये स्कूल टाइम की बात है। स्कूल में मैं बहुत शाई लड़की, मतलब इतनी शाई लड़की कि मैं किसी से मेरी गिनी चुनी दो फ्रेंड्स थे फीमेल जिनसे मैं बात कर पाती थी। अदरवाइज मैं सोचती हूँ जो मेरा बचपन है, मैं कभी मुझे बोला जाता था कि आप कोई आ गया उससे मिलना है, तो मैं
कि मैं बाहर नहीं निकलती थी अपने रूम से। तो मैं उस टाइप की, मेरा बचपन में ऐसी हूँ। वो ऐसी, अगर इतना शाइनेस था तो ये परिवर्तन कैसे आया आप में, जो आज आप इतनी बोल्ड हैं और अभिनय कर रही हैं, निर्देशन कर रही हैं, और किसी भी तरीके का डर भय नहीं है, और इस क्षेत्र में आप स्त्रियों से भी मिलती हैं, पुरुषों से भी मिलती हैं, तो ये जो स्वतंत्रता आती है, तो उसमें आप किन किन फैक्टर्स को मानती हैं कि आपका जो मेंटल फ्रीडम है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से है? मुझे लगता है कि आपके जीवन में जब भी कोई घटनाएं घटती हैं तो वो सब कुछ चेंज कर देती है। आपकी परिस्थितियां सब कुछ चेंज कर देती हैं। आप आज कैसे हैं और कौन सी परिस्थिति क्या आएगी और आप कैसे हो जाएंगे। शायद मैं बहुत छोटी बच्ची थी जब मेरे फादर नहीं रहे, और मेरा वो जो सोचने का तरीका था, वो जो बचपना था या जो भी था, वो इतनी शाई, ये सब कुछ सब चेंज हो गया। मैं एक आज भी हूँ, वो खत्म नहीं हुआ है। मैं आज भी बहुत शाई हूँ। मैं बहुत लोगों से, मेरी फ्रेंड नहीं होते हैं, मैं बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। हाँ, बस अपने काम में, अपने काम को बस करना है, तो उसके लिए मैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं करती हूँ। लेकिन अगर पर्सनली मुझे किसी से मिलना है या मैं कहीं पे, तो जल्दी लोगों से उतना कनेक्ट नहीं हो पाती। दैट्स अब फाइन। बट एक बार हो जाती हूँ तो वो चलता है। तो मैं वहीं पे जाती हूँ कि कोई घटनाएं जब आपको चेंज, आपकी परिस्थितियां जब आपका सब कुछ चेंज कर देती हैं, तो मेरे साथ भी जहां तक मुझे याद है कि ऐसे ही हुआ था कि जब मेरे फादर नहीं रहे तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हम लोगों की लाइफ में। और वहां से मेरा जो सोचने का जो बचपना था वो एकदम से खत्म हो गया और लगा कुछ करना है, एंड कुछ फिल्म, करना है तो। ये एक फिल्म की दुनिया होती है और एक साहित्य की दुनिया होती है। इसमें कई कलाकार ऐसे होते हैं हमारे पास जो पूरी तरीके से केवल एक्टर्स होते हैं, इनका साहित्य से टच नहीं होता, और इनकी भी अपनी दुनिया है, इनकी भी अपनी पहचान है। आपके बिल्कुल। जीवन में एक एक्टर, एक फिल्मी हस्ती होने के साथ साहित्य कैसे प्रवेश करता है, साहित्य से कैसे आपका जुड़ाव होता है, और थिएटर कैसे आपके जीवन में इसको इस बदलाव को लेकर के कैसे आया थिएटर? मुझे लगता है कि जब हम एक कला को चुनते हैं, कला मतलब कोई भी हो, अब मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक्टर हूँ, तो मैं, मुझे लगता है कि वो उससे अलग नहीं है। साहित्य एक कलाकार के लिए वो भी बहुत ही उसके लाइफ का एक पार्ट है। जैसे कि मैं बॉम्बे आई, शायद उससे पहले मुझे थोड़ी बहुत कविताएं पढ़ने का ये सब शौक था। जैसे मैंने कहा कि मुझे सिंगिंग का शौक था, मैं सब बहुत सारी चीजें करती थी। जब मैं बॉम्बे आई, तो बॉम्बे आने के बाद वहां से ये डिसीजन हुआ कि मुझे एक्टर बनना है और मैं यहाँ पे आई। जब मैं आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि एक्टर का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप जाएंगे, आपको काम मिलेगा और आपको आप बड़े स्टार बन जाएंगे। एक्चुअली नहीं पता था एक्टिंग भी दैट टाइम, आज से 10 इयर्स पहले हमें नहीं पता था कि थिएटर क्या होता है। मैं जिस शहर से आती हूँ, सतना जैसे शहर में, दैट टाइम थिएटर का कोई कुछ था ही नहीं। अब तो शुरू हो गए। तो उस टाइम जब मैं बॉम्बे आई और यहाँ आने के बाद आई थी ट्रेनिंग के लिए ही, कि जाके वहाँ के कुछ सीखने के बाद हम काम करेंगे। यहाँ आने के बाद पता चला कि एक्टिंग के लिए आपको ट्रेनिंग तो लेने हैं, और अच्छा है कि आप थिएटर ज्वाइन कर लें। तो जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया, तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर वहां पे चीजें हमें पता चली कि हमारे कितने सारे, कितने एक से एक इतने सारे, चाहे कौन सा अ, कौन सा थिएटर आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था? सबसे पहले मैंने एक छोटा सा थिएटर ग्रुप था, परिचय थिएटर, तो मैं उन्हें वहां पे ज्वाइन किया। और वो बट जगह मुंबई अंधेरी वेस्ट या कहीं और? हाँ, अंधेरी वेस्ट में ही थी। जी जी। तो मैंने वहां पे ज्वाइन किया और हमने उनके साथ 3-4 प्ले किया, बाहर जाते थे प्ले करने। तो वहां से मुझे ये दुनिया समझ में आई कि एक तो हमारी एक्टिंग, जहाँ पे हम आके स्टार्स बनते हैं फिल्मों में, हीरो या हीरोइन, या एक थिएटर भी है जहाँ पर हम पॉलिश होते हैं, एक मंच जिसे कहते हैं थिएटर अभिनय। मतलब ये, इन शब्दों में मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक थिएटर तो वैसे भी पैसे कमाने का कुछ साधन नहीं है। ये तो एक कह लीजिए कि एक साधना, या एक मतलब बहुत कुछ देता है ये मंच हमें सीखने को। तो वहां से सीखने को मिला और वहां से लगा कि बहुत सारी चीजें मिली, सिर्फ थिएटर ही सीखने को नहीं, पढ़ने के लिए मिला कि हमें किताबें पढ़ना है, मुंशी प्रेमचंद शुरुआती हैं। नाटकों और किताबों के बारे में बताएं जो आप, जिसने आपको शेप अप किया यहाँ
परिचय में जुड़ने हाँ, के बाद? बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने, जितने भी थिएटर्स, बहुत सारे मैं नाम नहीं बता पाऊंगी, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, बट जब मैं ये पढ़ती हूँ तभी मुझे याद रहता है। लेकिन कुछ ऐसे लेखक हैं जो इतने फेवरेट है मेरे, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हों या मंटो साहब, अगर आपने पढ़ा हो मंटो को तो पढ़ी है। जी जी। उनकी मुझे बहुत सारी कहानियां मैं बता सकती हूँ उनकी, नाम बता सकती हूँ तो जिन्हें नाटक, जो मैंने। परिचय में शुरुआती हाँ, नाटक आपने किया, उसमें मंटो की कहानियों पर आधारित नाटक थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थे, लेकिन मंटो की कहानियां ये जो भी हम पढ़ते थे, फिर मुझे अपने आप पढ़ने का मुझे शौक हो गया, पढ़ने का तो मुझे बचपन से शौक, किताबें पढ़ने का, ऐसी कहानियां ये। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े करते हैं, ग्रो होते हैं और चीजें, जब मैं इधर आ गई तो मेरी दुनिया बिल्कुल अलग हो गई। क्योंकि फिल्मों के बारे में, थिएटर के बारे में मेरा कोई बैकग्राउंड, मतलब मेरी फैमिली वहां पे, हमें तो परमिशन भी नहीं थी हम कभी, मतलब मेरे लिए बॉम्बे आना फिल्मों में एक सपना जैसा हो गया। तो आप जो मुंबई आई, उसमें कोई एक खास योगदान आपकी माता जी का, कि उन्होंने परमिशन दिया? मेरी मदर का, मेरी मदर का, सबको बताएं। था, हमारी फैमिली में कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मेरी मदर को ये था कि जब मैंने कहा मुझे एक्टिंग करना है तो उन्हें डर तो था, लड़की कैसे करेंगे। मैंने कहा मतलब आप मुझे 3 मंथ का टाइम दे दो, 3 मंथ बॉम्बे जाऊंगी, एक्टिंग का कोर्स करूंगी, कुछ काम मिलेगा करूंगी, नहीं तो वापस आ जाऊंगी। एंड वो एग्री हुई, क्योंकि उन्हें ये था कि हाँ, अगर कुछ कर लिया तो अच्छा है। वो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब मैं हूँ यहाँ तो सिर्फ मेरी मदर की वजह से, कि उन्होंने मुझे, अब आपकी, उन्होंने मुझ पे भरोसा हुआ, उन्होंने मुझे परमिशन दिया, इतना बड़ा डिसीजन लिया सबके खिलाफ और मुझे यहाँ पे भेजा, तो बहुत, मेरे। रास बिहारी टिकट कलेक्टर की यात्रा कैसे शुरू हुई? हाँ, तो हम वही पे बात कर रहे हैं कि थिएटर किया, फिर बीच में बहुत सारी चीजें, लाइफ चलती है तो चीजें आई गई, हो गया, बट थिएटर छोड़ दिया, फिल्मों की तरफ निकल गई कि अब सिर्फ टेलीविजन में काम करने हैं और फिल्मों में काम करना है, तो मैं ये करती रही, 2-3 साल नहीं किया, थोड़ा साउथ में या फिल्में किया। आने के बाद मुझे फिर से, मुझे ऐसा लगा कि मुझे थिएटर बंद नहीं करना है, मुझे थिएटर करना है। और मेरी अशोक मिश्रा सर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम थिएटर करो, तो मैंने कहा थिएटर करना है, लेकिन किसी ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोगों के साथ, ग्रुप के साथ चलना, तो मैं कुछ सोलो करना चाहती हूँ। और अशोक मिश्रा सर ने मुझे अपनी बुक दी। अ, एक- उनके बहुत सारे प्ले हैं, मैं अगर पहले अशोक मिश्रा सर के बारे में बात करूं तो वो हमारे यहाँ के सतना से हैं, और आई नो कि अभी उन्हें तीसरा नेशनल अवार्ड मिला, एक बहुत अच्छे राइटर हैं, एक लाइक उनकी स्टोरी में एक ह्यूमर है, सटायर कॉमेडी है, और बहुत सारे प्ले लिखे हैं, और बहुत सारे सारे प्ले तो मैं पढ़ भी नहीं पाई, मैंने 3-4 प्ले पढ़े। और जो मैं करती हूँ टिकट कलेक्टर रास बिहारी, तो जब उन्होंने मुझे किताब दिया था कि इसे रीड करो, इसे देखो, मेल कैरेक्टर मैं कैसे, क्या मैं करूंगी, क्योंकि मेरा कॉमेडी, मैं मुझे ऐसा लगता है मैं कॉमेडी नहीं कर, सीरियस आई, कोई भी कैरेक्टर सीरियस दे दो मैं बहुत बढ़िया से करूंगी। तो उन्होंने कहा यू कैन डू, तो मैंने किया उसे, जब मैं मंच पे की और सबका अप्रिसिएशन मिला, इतना लोगों ने सराहा, तो मुझे लगा यार, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं मतलब इस टाइप का भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी जो मैं कर रही थी प्ले वो, जैसे मैंने गार्गो किया, तो ये सब बड़े सीरियस प्ले हैं, अच्छे प्ले हैं लेकिन सीरियस है। तो ये मेरा एक नया, और क्योंकि मैं थिएटर से तो जुड़ी ही थी, लेकिन जब मैंने सोलो प्ले स्टार्ट किया तो इससे मुझे और भी कॉन्फिडेंस आया कि एक मतलब कहते हैं ना कि एक एक पात्र को, जो कई सारी असाधारण चीजें वो आप कर जाते हैं, सिखाता है, वो कहानी जो आपको मंच पर एक कॉन्फिडेंस के साथ आप जब उसे उसका मंचन करते हैं, तो वो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक एक कॉन्फिडेंस आता है। एक एक्ट्रेस से एक निर्देशक, ये ट्रांजिशन कैसे होता है? एक एक्टर से एक निर्देशक कैसे बनता है एक व्यक्ति? एक लेखक से हो सकता है, मुझे लगता है जो अच्छा लेखक है वो अच्छा निर्देशक हो सकता है, बहुत और मुश्किल जब आप निर्देशन कर रही थी, खुद को ही आपने निर्देशित किया, तो इसमें आपको किस तरीके के चैलेंजेस आए जब ये आप एकल नाटक निर्देशन कर रही थी?
हाँ, और एकल नाटक में ये मैंने पहली बार किया था, क्योंकि जब भी मैंने किया तो ग्रुप में दूसरे हमारे डायरेक्टर होते थे। और ये जब मैंने इसे किया तो आ जाता है, ठीक है। वो जो हम जितना काम करते हैं स्टेज पे, थिएटर पे, जो मैंने जितना टाइम दिया था, काम किया था, उसके बाद जब मैंने अपना शुरू किया तो वो एक थॉट तो आ जाता है कि हमें ऐसे ऐसे करना है। बहुत सारी चीजें आती हैं चैलेंजेस की, पता नहीं, एक हम जब पहली बार करने जाते हैं कि पता नहीं हम बेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थिएटर की इतनी बड़ी दुनिया है, इतने महारथी हैं कि हम, मतलब हम सीख ही रहे हैं कभी। तो चैलेंजेस तो आते हैं कि अगर हमने अच्छा नहीं कर पाया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सीखते सीखते सब आ जाता है। या- ये मुंबई का जो आपका लाइफ है, और इसमें जब आप किसी साहित्यिक आयोजन में जुड़ती हैं, और बतौर एक एक्टर जो आपकी पर्सनालिटी है, तो साहित्य और फिल्म, इन दोनों पर्सनालिटीज में आप बैलेंस कैसे करती हैं? क्योंकि एक साहित्यकार का जो जीवन होता है, उसमें आप अगर ज्यादा लाइमलाइट में रहेंगे तो आप शायद उस तरीके की रचनाएं न पढ़ सके न देख सके, तो आपको एक तरीके से अपने आप को विड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन जब आप एक फिल्मी हस्ती होते हो तो आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना होता है। तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड, ये दोनों यात्राओं में कैसे बैलेंस स्थापित करती हैं आप? हाँ, मुश्किल होता है, क्योंकि एक एक दुनिया है जो बिल्कुल ग्लैमर है, जहाँ पे आपको सब कुछ शो अप करना है आपके पास। लेकिन एक साहित्यकार, वो उसे दुनिया से, मतलब लोगों से, इससे अलग रह करके उसे अपना टाइम देना है, सोचना है। तो बट एक अच्छा, एक एक एक्टर साहित्यकार भी हो सकता है, एक साहित्यकार जो है वो कलाकार, एक्टर, या ये भी हो सकता है। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कहती हूँ कि साहित्यकार साहित्यकार है, वो अलग ही, अलग अलग कोई दुनिया है उसकी। उसकी दुनिया ही अलग है। जो एक बतौर एक्टर बतौर एक्टर आप अभी हमारे दर्शकों के लिए कोई कविता या कोई पीस या अपनी कोई भी एक्टिंग का एक यहाँ पर बोलना चाहेंगी, बताना चाहेंगी, आप प्रस्तुति देना चाहेंगी, तो बहुत हमारे ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा। मैं टिकट कलेक्टर रास बिहारी के बारे में बात कर ही रही थी कि ये तो एक कॉमेडी प्ले इतना। और मैंने आप ठाकुर कॉलेज में किया था, इतने सारे स्टूडेंट थे, जो मेरे लिए, मैं थोड़ी नर्वस थी दैट टाइम। ऐसा लग रहा था कि मुझे लगता है तीसरा या दूसरा तीसरा शो किया था मैंने वहां पे, वो किया। हालांकि उसके बाद तो मैंने बहुत सारे शो कर डाले हैं उसके। और इसके बाद मैंने एक किया था, धूप का एक टुकड़ा। वो भी मेरे दिल को बहुत छूता है। एक टिकट कलेक्टर रास बिहारी जो एक कॉमेडी है, फनी है, और मुझे लगता है कि एक कलाकार के लिए, कहते हैं ना कि उसके जीवन में, आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, बस आपका काम ही है लोगों को हंसाना। तो कोई डायलॉग अपनी हाँ, किसी भी एक्टिंग का कोई डायलॉग या किसी भी कविता को कुछ आप रिसाइटेशन यहाँ पे करना पसंद करेंगी अभी? मैं निर्मल वर्मा जी की जो स्टोरी है, धूप का जी एक टुकड़ा, जिसकी लाइन मुझे बड़ा दिल को छू जाती है, बहुत जी, ही दिल को बिल्कुल। छू जाती है। और मुझे लगता है कि लोग भी, दर्शकों को भी, हमारे श्रोताओं को भी अच्छी लगेंगी उसकी एक। जरूर बोलिए। हाँ, तो वो प्ले भी जब मैंने किया तो मुझे काफी कुछ उसमें सीखने को मिला। और निर्मल वर्मा जी तो हमारे बहुत ही बड़े साहित्यकार रहे। क्या कहा आपने? आपने शायद मुझे गलत समझ लिया। मेरा कोई बच्चा नहीं। बच्चा होता तो शायद मैं कभी अलग नहीं हो पाती। आपने अक्सर देखा होगा कि पति और पत्नी के बीच में प्रेम ना भी रहे, तब भी वो अपने बच्चे के खातिर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन मेरे साथ कभी कोई ऐसी रुकावट नहीं। लिहाज से तो मैं बहुत सुखी हूँ। अगर सुख का मतलब है कि अपने अकेलेपन को चुन सकते, लेकिन चुनना एक बात है और उसके आदी हो सकना बिल्कुल दूसरी बात। को पता है, शाम में जब धूप ढलने लगती है तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन वहां जाने से पहले थोड़ी देर उस पब में जरूर बैठती हूँ जहाँ वो मेरी प्रतीक्षा करता है। आपको पता है इस पब का नाम क्या है? बूना पार्क। जी हाँ। अरे, कहते हैं जब नेपोलियन पहली बार इस शहर में आया तो उसी पब में बैठा था। उन दिनों मुझे कुछ पता ही नहीं था। जब उसने मुझे कहा
कि हम पब के बाहर मिलेंगे, तो मैं सारी शाम शहर के उस सिरे पर खड़ी रही जहाँ नेपोलियन घोड़े पर बैठा है। तो आपको अजीब नहीं लगता कि जब आप किसी को बहुत चाहने लगते हैं तो न केवल उसके वर्तमान में रहने चाहते, बल्कि आप उसके अतीत को भी निगल जाना चाहते हैं। जब वो आपके साथ नहीं होता तो आप इतने लालची, इतने ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि आपको ये समझना भी असहनीय लगता है कि कभी ऐसा समय रहा होगा जब वो आपके बगैर भी जीता था, सोता था, किसी से प्रेम करता था। लेकिन अगर वही एक इंसान कुछ साल आपके साथ रह ले तो आपको ये सोचना भी असंभव हो जाता है कि कौन सी आदत आपकी अपनी है और कौन सी आदत आपने दूसरों से चुराई है। जी हाँ, बिल्कुल, उन ताश के पत्तों की तरह ये आपस में ऐसे घुल मिल जाती है कि आप किसी एक पत्ते को उठाकर ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अपना है और ये मैंने दूसरों से चुराई है। ये ऑसम। मतलब वो इसकी लाइनें कुछ बड़ी अच्छी हैं जो लगता है एक बड़ा कनेक्ट करती हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कनेक्ट कर पाए और उतनी ही देर में कुछ चीजें जो आप हमें यहाँ पर सिखा गई वो था वॉइस मॉड्यूलेशन, और भाव में जो आपके अंतर आ रहा था वो, और साथ ही स्मरण शक्ति। तो ये हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अ, अगर वो कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले रहे हैं तो अपने जीवन में ही इन चीजों को सुधारने के लिए वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएं, स्मरण शक्ति और अपनी आवाज को बेहतर करना, और एक तरीके से अपने चेहरे पर दैनिक जीवन में बातचीत के लिए भी एक भाव रखना। बिकॉज क्या होता है कि वो प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छा हो जाता है फिर। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है ना, हम असल जीवन में हम बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, हर कोई। That's दस तो ये कभी किसी को नहीं सिखाना ही नहीं पड़ता है। आप देखिए कि हमें जब झूठ बोलना होता है तो हमारे हमारे झूठ वो झूठ हमारा आता है, हमें कोई नहीं बताता है। हमें जो भी हमें इमोशनल हम नेचुरली कैसे हम इमोशनल हो जाते हैं। तो ये सब कुछ फिर भी मैं कहूंगी कि कई बार हम इस प्रोफेशन को चुने या नहीं चुने, या हम जो भी प्रोफेशन में हैं, तो हमारी आवाज, हमारी याददाश्त, हमारा प्रेजेंटेशन ये बहुत मायने रखता है। और मैं यही कहूंगी कि लोगों को ना सबसे बढ़िया है, आप रीडिंग करिए, किताबें पढ़िए, और ओम लगाइए सुबह उठ करके ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ओम है, हमिंग है, बस यही बस बेस्ट एक्सरसाइज है। हमारे आवाज के लिए भी हो जाती हैं, और हमारे फेस के लिए भी ये बहुत अच्छी हैं, और हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है। नाउ दैट यू सेड फेस, स्किन केयर रूटीन क्या है आपकी? मैं बहुत मतलब मैं बढ़िया से खाती हूँ। खाने का मेरा मेरा सुबह उठती हूँ, योगा करती हूँ। योगा तो मेरा ऑलवेज रहा। जिम मेरा मन हुआ तो मैं कभी गई, या नहीं हुआ तो मैं बीच बीच में स्टॉप कर देती हूँ। तो मेरे दो एक्सरसाइज हैं जो, मेरा पहला योगा है, मॉर्निंग उठती हूँ, योगा करती हूँ, उसके बाद मेरी अपनी दिनचर्या शुरू होती है। और जुम्बा इवनिंग का। तो बस मेरा ये दो चीजें हैं, इतना ही है। और बस उसके बाद तो फिर मैं कुछ भी खाती भी हूँ, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो ऐसे कुछ ऐसे नियम खाने पीने के कि ये चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए या इतने बजे तक ही खाना चाहिए वगैरह? नहीं, बहुत ज्यादा मैं एक टाइम था जब मैं बहुत फॉलो करती थी। अभी मैंने एक बनाया कि नहीं नहीं नहीं, खाने के लिए मतलब हर चीज में एक संतुलन तो जरूरी है ना, कि आपको क्या है। तो एक 3 टाइम का खाना थोड़ा ठीक है, थोड़ा मॉर्निंग लाइट ब्रेकफास्ट, थोड़ा लंच, कुछ तो चाहिए थोड़ा। और इवनिंग में मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। और डायरेक्ट मेरा 7 या 8 के बीच में मेरा डिनर हो जाता है। अगर बाहर रही तो वो बात अलग है। तो ऐसा कोई नियम बंध नहीं है, बट मेरा ये सिंपल सा रूटीन है, कोई ज्यादा मैं कुछ फॉलो नहीं करती हूँ। बहुत अच्छा। और इस तरीके से बातचीत के साथ साथ में हम अपने बातचीत के अंत के पड़ाव में आ चुके हैं। तो आप अपनी कुछ पसंदीदा फिल्मों के बारे में बात करना चाहेंगी? हाँ, जो मैंने काम किया, जैसे मैंने डैडी में काम किया तो मुझे अच्छा कैरेक्टर मिला।
बहुत कुछ सीखने को मिला कि मुझे बिल्कुल नहीं आई थी। और दैट टाइम तो मैंने थिएटर ज्वाइन ही किया था, तो समझ नहीं थी। अ, तो वो जब मैंने काम किया तो वहाँ पे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। फिर इसके बाद मैं कुछ फिल्में किया, साउथ की फिल्म की। तो मैंने वहाँ पे उस टीम के साथ जब मैंने काम किया तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ी वहाँ पे कुछ हैदराबादी फिल्में मैंने किया तो वहाँ पे मुझे कॉमेडी सीखने को मिली। वो लोग कॉमेडी, बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्में बनती हैं वहाँ पे, तो वो मैंने किया। तो वहाँ से मुझे कॉमेडी की थोड़ी समझ आई और सीखने को मिला काफी। जब आप साउथ की फिल्में करती जब आप साउथ की फिल्में करती हैं तो क्या आप वहाँ के स्क्रिप्ट पूरी याद करती हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ता है। तो थोड़ी मुश्किल याद होती करना है पड़ता है, बहुत हिंदी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। या तो बिल्कुल वहीं पे रह के फिर उस लैंग्वेज को करना, लेकिन हम वहाँ पे ठीक है काम किया और फिर आगे तो वो नहीं हो पाता, याद नहीं होता है। बट ठीक है, उस टाइम पे वो डायलॉग याद कर लिया, यू थोड़े तो आर एबल हेल्प टू करते पुल हैं ऑफ वो। मूवी। बहुत हाँ बहुत ही आप उस चीज को पुल ऑफ कर पा रही हैं, ये भी बहुत जरूरी बात है। तो खैर, हाँ, बट बातों बातों में हम करीब करीब हमने यहाँ पे 45 मिनट्स बिता दिया है। और मेरे ख्याल और अब हम हमें पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला बिल्कुल। तो बहुत हम अच्छा देख लगा। तो हाँ यहाँ पर हम आपसे बातें करते हुए समझते हैं, देखते हैं कि एक लड़की जो सतना से, एक छोटे शहर से चल के आती है मुंबई और यहाँ पर आकर के अपने आप को स्टैब्लिश करती है। आपकी मदर के रोल के बारे में हमने बातें की। फिर हमने देखा कि आपने एक इंडिपेंडेंट वर्किंग पर्सन बनने के लिए, एक व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति बनने के लिए संघर्ष बहुत पहले से शुरू किया था। और कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हम समझते हैं। कामना जी की बातों से हम समझते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है। फिल्म का रास्ता अख्तियार किया, पर थिएटर से प्यार किया। थिएटर को अपनी पहली मोहब्बत आज तक बना के रखा है आपने। और तमाम नाटक जो आप करती हैं, जिसमें से दो हमने टिकट कलेक्टर रास रास बिहारी, धोखा बिहारी एक टुकड़ा। और धूप का एक टुकड़ा निर्मल वर्मा जी का, तो हमने ये दोनों ही देखा है चित्र नगरी देखा संवाद है ये। मंच पर। और देखा, हाँ हंसे भी रोए भी, दोनों चीजें एक्चुअली वो प्ले, एक प्ले है जो हंसाता है और दूसरा प्ले है जो रुला देता है। रुलाता है। तो मैं ये कह रही थी, आपने कहा शॉर्टकट कोई नहीं है। मेरी लाइफ में बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है एक्चुअली। मतलब मैंने बचपन से, मुझे लगता है मैं बहुत छोटे से बहुत मैच्योर हो गई। और यहाँ तक आने तक मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मुझे कुछ अपने दम पर करना है। अपने दम में करने के लिए वो इतना आसान नहीं है। हम मैं आज जहाँ पे हूँ, एक अभी एक कलाकार के तौर पर, एक लड़की जब छोटे शहर से बड़े शहर में आती है, मुंबई जैसे शहर में, और वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, तो जिसका यहाँ पर कोई नहीं हो, उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है हमें। आपका टैलेंट है, लेकिन आप कहाँ पर दिखाएंगे? आपको मौके तो मिलने चाहिए। तो बस एक मौके की तलाश में कि अब नहीं, अब मिलेगा। आप अभिनय करते हैं, थिएटर चुनते हैं हम, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो जो हमारी ये दुनिया है ना, ये इतनी संघर्ष भरी है कि वो सिर्फ जो यहाँ पर है वो समझ सकता है, जी जो जी। कलाकार है वो समझ सकता है। और लड़के सभी को है, लेकिन लड़कियों को ज्यादा हो जाते हैं, होता है। और स्पेशली जब आपका, आप में एक ये खुददारी, आप कहते हैं कि नहीं, मुझे जो करना है, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना टाइम जाएगा जाएगा, बट मुझे करना है, यही है मेरा अपना लक्ष्य, मुझे फिक्स है, मुझे यहाँ पहुंचना है। कितना वक्त लगेगा नहीं पता है। तो कामना, शदल रेडियो के मंच से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजते हैं कि आपकी यात्रा चलती रहे और आप बहुत दूर तक और बहुत ऊंचा जाएं। और इसी बात के साथ हम, मुझे लगता है हम सभी को एक संदेश मिला है कि अपने पैरों पर खड़े होना ही काफी नहीं है, उसमें बने रहना भी जरूरी है। और पूरे फक्र, गर्व और मेहनत के साथ बने रहना जरूरी है। और संघर्ष कोई भी आए, उसको बहुत प्रेम से निभाना है। और हाँ, जैसा कि आपने कहा, किताबों का साथ बना रहे और एक स्पिरिचुअलिटी अपनी बनी रहे, तो बहुत पॉजिटिव संदेश हमको यहाँ पर एक्ट्रेस कामना जी से मिल रहा है। कामना या को जीवन के लिए दोनों बहुत जरूरी है कि आपका, आपकी स्पिरिचुअलिटी, मतलब बैलेंस होना जरूरी है। और आपकी किताबें जो लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हमें हमें पता है किताबें पढ़ने से, लोग कहते हैं जीवन जीना किताबें नहीं सिखा सकते हैं,
लेकिन हमारी बहुत मदद करती है। बाकी चीजें तो हम प्रैक्टिकली जो चीजें फेस करते हैं उससे हम अपने आप सीखते हैं, लेकिन किताबें बहुत कुछ सिखाते हैं बहुत हमारे बहुत शानदार। और इसी के साथ मैं आपसे शतदिल रेडियो, जो ये पॉडकास्ट अभी आप सुन, जहां पर आप बतौर अतिथि उपस्थित हैं, उसके लिए दो शब्द आप जरूर बोल दें अंत में। ये सतलज रेडियो के लिए मतलब मेरी इतनी शुभकामनाएं हैं कि दर्शक हमारे जो श्रोता है उनसे भी मैं कहना चाहूंगी, और दर्शकों को कि आप जुड़िए। यहाँ पर एक ऐसा मंच है जहाँ पर आपको साहित्यकार, कवि और चाहे वो जो भी जिस अपनी अपनी दुनिया के हर कोई अपनी एक हस्ती है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो साहित्य हो, और जो साहित्य से प्रेम करते हैं मोस्टली सभी करते ही हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जो साहित्य से प्रेम नहीं करता, जिसने कभी कविताएं नहीं पढ़ी हो, जिसने कभी मुंशी प्रेमचंद्र को नहीं भी पढ़ा हो, न किसी ने किसी को तो जरूर पढ़ा जी होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और लोग जुड़े, और मेरी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि बहुत बहुत ग्रो, बहुत प्रोग्रेस, बहुत बड़ा मंच सभी के लिए, कि यहाँ पर एक कलाकार को एक मंच दिया जाता है, उसे यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, ये बड़ी बात। जी बिल्कुल। तो कलाकार की बात हमने आज कामना सिंह जी से शुरू की है, और एक प्यारी सी सतना की लड़की जो आज एक बहुत ही कॉन्फिडेंट हमारे सामने अदाकारा की तरह है। और आपकी यात्रा अनवरत बनती रहे, चलती रहे। और इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता दूं कामना, आप जब यहाँ से लॉग ऑफ करेंगी तो आप फेसबुक पर बहुत सारे कमेंट्स देखेंगी, कुछ लोगों ने आपके लिए मैसेजेस लिखे हैं, आप जरूर उनको देखें। और जरूर उन जरूर। सभी को जो हमें यहाँ आज देख रहे हैं और आगे भी हमें देखेंगे, शदर रेडियो पर कामना सिंह का ये इंटरव्यू देखेंगे, ये वीडियो यहाँ से हम इसे यूट्यूब पर भी डाल देंगे, सो दैट ये भविष्य में आगे भी उपलब्ध रहे और आप आसानी से शदर रेडियो के यूट्यूब चैनल पर इसे देख पाएं। तो सभी के लिए जो मुंबई आते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके लिए इस एक छोटे से एपिसोड में, 45 मिनट के एपिसोड में बहुत सारा संदेश है। आप जरूर इसे सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें। मैं प्रज्ञा मिश्र यहाँ आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और यहाँ से हम अलविदा लेते हैं। अगले कलाकार की बात में अगले शुक्रवार जुड़ने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जी। थैंक यू प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा लगा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय।